हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेकेंड वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के रिलेटेड जो बजट में चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में क्या चेंजेस हैं। विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है फाइनेंस बिल का। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 15 में अमेंडमेंट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, राइट। तो क्या अमेंडमेंट है, कहाँ पर है? इन सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी में अमेंडमेंट है। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी। तो अमेंडमेंट पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी जो है वो एक्चुअल क्या कहता है। तो ओके, तो ये है सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 किसके बारे में है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई शॉल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट। यानी कि क्या होता है वैल्यू ऑफ डिस्काउंट? वैल्यू ऑफ सप्लाई ये कैसे डिटरमाइन होता है? तो जो वैल्यू है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं और उसमें से डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट करते हैं। तो ये सेक्शन 15 वैल्यू की बात करता है और सेक्शन 15 में सब सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करना है द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये यूज करते हैं हम टू पे जीएसटी। जीएसटी किस वैल्यू पे दिया जाए? तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस डिस्काउंट। तो क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट which is given before or at the time of supply if such discount is duly recorded in the invoice। अगर इनवॉइस में ही ऑलरेडी डिस्काउंट इंक्लूडेड है तो क्या हमें उस पर जीएसटी पे करना है? नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस है। तो यहाँ पर हम बिल ऐसा बनाते हैं, इसमें आइटम 1 आइटम 2 हमारी टोटल आइटम अगर 64 रुपीज की है, तो अगर हमने बिल में ही डिस्काउंट दे दिया है 4.55 रुपीज, तो हमको जीएसटी किस पे करना है? ₹60। यही बात फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई सच डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर इनवॉइस में ही ऑलरेडी डिस्काउंट है तो वो माइनस करके हमें पे करना है। बट हमारी अमेंडमेंट किसके रिलेटेड है? सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी। तो अब देखते हैं क्लॉज बी क्या कहता है। हाँ, तो क्या कहता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, मतलब अब हमने बिल विदाउट डिस्काउंट का दे दिया है, अब उसके बाद हमें डिस्काउंट देना है। इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई। ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रेलेवेंट इनवॉइसेस, ये सेकंड कंडीशन है। एंड इनपुट टैक्स attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा? देखिए, अगर इनवॉइस में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करके उस वैल्यू पे हमें जीएसटी पे करना है। बट अगर डिस्काउंट बाद में हमने रियलाइज किया है और बाद में किया है तो क्या कंडीशन थे? ये बिफोर अमेंडमेंट की बात हो रही है। बिफोर अमेंडमेंट, ठीक है। क्या था फर्स्ट कंडीशन? इट शुड बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए था डिस्काउंट का बिफोर सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई टाइम। सेकेंड क्या था? स्पेसिफिकली लिंक टू इनवॉइसेस। मतलब आप किस इनवॉइसेस के अगेंस्ट डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी आपको इस्टेब्लिश करना था कि ये बिल नंबर के अगेंस्ट में इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ। और थर्ड क्या था? इनपुट टैक्स टू द एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट इशूड बाय द सप्लाई हैज बीन रिवर्स। आईटीसी जो था विद रिलेशन टू डिस्काउंट, इसको रिवर्स कर देना था। अगर आप डायरेक्ट, फिर से बताता हूँ, अगर आप डायरेक्ट बिल में डिस्काउंट दे रहे हैं तो already you are allowed to deduct the value from the value of discount from the total value और आपको जीएसटी सिर्फ डिस्काउंट कर माइनस करके पे करना था। अगर आप इनवॉइस में डिस्काउंट शो नहीं कर रहे हो और सप्लाई के बाद डिस्काउंट था तो ये तीन कंडीशन थी, एग्रीमेंट बिफोर और सप्लाई टाइम,
linked to the invoices and ITC should be related to discount should be reversed, right? अब अमेंडमेंट पे आते हैं. अमेंडमेंट क्या कह रहा है? अमेंडमेंट ने एक ही बात कही, सप्लाई इफ द आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड for such discount a credit note has been issued by the supplier and input tax credit as is attributable to such discount has been reversed by the recipient. यानी कि सिर्फ क्रेडिट नोट देना है सप्लायर ने और सेकेंड पॉइंट क्या है, इनपुट टैक्स आईटीसी जो है वो रेसिपिएंट ने रिवर्स करना है. बस ये दो कंडीशन अगर है तो आप आफ्टर योर ट्रांजैक्शन ऑल्सो आप डिस्काउंट दे सकते हैं. पहले क्या हो रहा था, काफी सारे लिटिगेशन हो रहे थे और जीएसटी ऑफिशियल्स जो है वो आपके ऑडिट करने के टाइम पे या फिर शो कॉज नोटिस दे रहे थे और कह रहे थे कि आफ्टर आपका ट्रांजैक्शन होने के बाद आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, आपको एग्रीमेंट चाहिए. ये सारी कंडीशंस वो बता रहे थे कि आपको एग्रीमेंट चाहिए, इनवॉइसेस के लिंकिंग बताइए और फिर आईटीसी अगर सामने वाले ने रिवर्स किया तो ये तीन कंडीशन वो पहले देख रहे थे. लेकिन अब यहाँ पर अमेंडमेंट आने के बाद सिर्फ दो ही कंडीशन चाहिए, क्रेडिट नोट सप्लायर ने इशू करना चाहिए और आईटीसी जो है वो रिसिपिएंट ने रिवर्स करना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन आप कर लेते हैं बाद में आफ्टर योर सेल ट्रांजैक्शन तो आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो ये एक पॉजिटिव चेंज आया है अमेंडमेंट इन फाइनेंस बिल 2006. तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे जो बाकी सारे अमेंडमेंट है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था तो इसलिए मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि एक्चुअली अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक शेयर कीजिए. डिस्काउंट रिलेटेड जो भी बिजनेसेस को हेल्प होगी